नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो टेक्निकली तो एक लव स्टोरी है, पर असल में ये यादों, पहचान और बिना शर्त प्यार के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। फिल्म है 2025 की ब्लॉकबस्टर सैयारा। और ये सवाल आज के दौर में शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, जहां हमारी यादें डिजिटल हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि प्यार यादों का एक खूबसूरत एल्बम है जिसे हम सोशल मीडिया पे सजाते हैं, पर सैयारा पूछती है क्या हो जब वो हार्ड ड्राइव ही क्रैश हो जाए। जब यादें ही ना रहें तो क्या प्यार बचता है? सही बात है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि सैयारा एक फिल्म से बढ़कर एक फिनोमेना कैसे बन गई। हमारे पास फिल्म की कहानी है, उसके बनने से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से हैं और दुनिया भर से आए क्रिटिकल रिव्यूज भी हैं। तो हमारा मिशन है ये जानना कि कैसे एक सिंगर और एक कवयित्री की ये कहानी दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू गई। और हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि कैसे मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर ने अपने सिग्नेचर स्टाइल को बदलते हुए संगीत को सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं बल्कि कहानी का सबसे जरूरी किरदार बना दिया। एक ऐसा किरदार जो याददाश्त का काम करता है। क्या बात है। तो चलिए इस कहानी के सुरों को छेड़ते हैं और समझते हैं कि सैयारा की दुनिया में प्यार का असली मतलब क्या है। क्या वो यादों पर टिका है या सिर्फ एहसास पर? ओके, तो कहानी की शुरुआत होती है कृष कपूर से। हाँ, एक रॉकस्टार जिसके लिए हजारों की भीड़ पागल है, लेकिन वो स्टेज पर अकेला है। उसकी आंखों में वो खालीपन साफ दिखता है। और ये खालीपन बहुत क्लीशेड हो सकता था, मतलब एक टिपिकल टॉर्चर्ड आर्टिस्ट वाला ट्रोप। हाँ बिल्कुल, पर यहाँ कमाल है आहान पांडे की कास्टिंग का। एक डेब्यू एक्टर होने की वजह से उनके चेहरे पर एक रॉ वल्नरेबिलिटी है। वो एक एस्टैब्लिश्ड स्टार की तरह एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस किरदार के अकेलेपन को जी रहे हैं। दर्शक उनसे तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं। सही कहा। और उस खालीपन को भरने के लिए आती है वानी बत्रा, एक जर्नलिस्ट जो दिल से एक कवयित्री है। वो अपनी डायरी में लिखती है पर दुनिया को सुनाने से डरती है। उसका एक डायलॉग है, कुछ शब्द महसूस करने के लिए होते हैं, सुनाने के लिए नहीं। और ये लाइन उसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर देती है। हाँ, ये कहानी का जीनियस स्ट्रोक है। दो अधूरे लोग, कृष के पास आवाज है, मंच है, पर कहने को अपने शब्द नहीं। और वाणी के पास शब्द है, गहराई है, पर उन्हें जाहिर करने का मंच या हिम्मत नहीं। टेक्निकली ये दो लोग नहीं बल्कि एक ही कलाकार के दो हिस्से हैं जो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर अनीत पड्डा की कास्टिंग भी काम कर जाती है। बिल्कुल, वो भी डेब्यूटेंट है। उनकी और आहान की केमिस्ट्री में एक ताजगी है, एक रियल ऑकवर्डनेस है जो आप शायद बड़े सितारों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। और फिर वो होता है जो अक्सर फिल्मों में होता है, किस्मत उन्हें मिलाती है। कृष को किसी तरह वाणी की डायरी मिल जाती है। वो उसकी कविता पढ़ता है और उसे लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर के शोर को खूबसूरत शब्दों में पिरो दिया हो। वो रात भर में उस पर एक धुन बना देता है और यहीं से उनका म्यूजिकल सफर शुरू होता है। रुकिए, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। फिल्म में संगीत सिर्फ तब नहीं आता जब किरदार प्यार में पड़ते हैं। अच्छा। यहाँ संगीत ही उनके प्यार की भाषा है। उनकी पहली मुलाकात, उनकी पहली बातचीत, सब कुछ संगीत के जरिए हो रहा है। स्टूडियो में जब वो एक गाना बना रहे होते हैं तो वो असल में अपना रिश्ता बना रहे होते हैं। वाह! ये रोमांटिक प्रोसेस से ज्यादा एक क्रिएटिव प्रोसेस है, और यही चीज इस फिल्म को बाकियों से अलग करती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब ये कि उनका रोमांस लव एट फर्स्ट साइट नहीं बल्कि लव एट फर्स्ट नोट है। एग्जैक्टली। स्टूडियो के वो सीन्स वाकई बहुत अच्छे हैं। कोई ग्रैंड जेस्चर्स नहीं, बस दो लोग मिलकर कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर फिल्म का साउंड डिजाइन एक अहम किरदार निभाता है। जब वाणी एक शब्द पर अटक जाती है तो कृष की गिटार की धुन उस खाली जगह को भर देती है। जब कृष एक हाई नोट नहीं ले पाता तो वाणी उसे एक लाइन देती है जो उसे इंस्पायर करती है। उनका संगीत एक कॉन्वर्सेशन है। और इसी कॉन्वर्सेशन से निकलता है उनका पहला गाना जो जबरदस्त हिट होता है। हाँ। और इस सफलता के साथ कृष एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, लेकिन वाणी वो हमेशा की तरह पर्दे के पीछे ही रहती है। दोनों खुश हैं, पर हम दर्शकों को एक अजीब सी टेंशन महसूस होने लगती है। फेम उन्हें करीब लाने के बजाय शायद दूर कर रहा है। और यहीं पर डायरेक्टर मोहित सूरी का कमाल दिखता है। मोहित सूरी को हम उनकी डार्क, रेन सोक्ड विजुअल्स और इंटेंस इमोशनल क्लोजअप्स के लिए जानते हैं। हाँ, आशिकी 2 या एक विलन जैसी फिल्म है। पर सैयारा में कहानी के इस हिस्से में वो वार्म गोल्डन ह्यूज का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडियो में, उनके घर में, हर जगह एक सुनहरी रोशनी है जो उनके प्यार
और क्रिएटिविटी के पीक को दिखाती है। ये विजुअल लैंग्वेज बहुत सटल लेकिन पावरफुल है। फॉर श्योर। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, मोहित सूरी का स्टाइल बदलता है। कहानी एक बेहद दर्दनाक मोड़ लेती है। वाणी छोटी छोटी चीजें भूलने लगती है और एक सीन है जो शायद ही कोई भूल पाए, जब वो अपने ही लिखे सुपरहिट गाने के बोल भूल जाती है। वो सीन, वो फिल्म का इमोशनल कोर है। ये सिर्फ याददाश्त खोना नहीं है, ये एक लेखक का अपनी पहचान खोना है। और उस सीन के बाद आप नोटिस करेंगे कि फिल्म का कलर पैलेट ठंडा होने लगता है। वो वार्म गोल्डन लाइट चली जाती है और उसकी जगह ब्लू और ग्रे टोन्स ले लेते हैं। अच्छा, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। ये विजुअली दिखाता है कि वाणी की दुनिया से यादों की गर्माहट कैसे छिन रही है। ये मोहित सूरी का एक मास्टर स्ट्रोक है। फिर पता चलता है कि वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स है। ये कैसी बीमारी जो धीरे धीरे उसकी सारी यादें मिटा देगी। क्रिश टूट जाता है पर वाणी शांत रहती है और वो उससे एक ऐसी बात कहती है जो दिल चीर देती है। एक दिन मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, प्लीज उस दिन मुझसे नफरत मत करना। इस पॉइंट पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। कुछ समय बाद वाणी गायब हो जाती है। वो अपने पीछे सिर्फ एक डायरी और एक अधूरी कविता छोड़ जाती है। एक मिनट, मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगा। उसका इस तरह चले जाना क्या एक तरह से सेल्फिश नहीं था? अच्छा सवाल है। मतलब वो क्रिश को एक अंतहीन दर्द और तलाश में छोड़ गई। वो उसे अपने साथ उस लड़ाई में शामिल होने का मौका भी नहीं देती। ये एक बेहतरीन सवाल है और फिल्म जानबूझकर इसका सीधा जवाब नहीं देती है। एक नजरिए से देखें तो ये एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस है। वो नहीं चाहती कि जिस आदमी से वो प्यार करती है वो उसे रोज तिल तिल मरते हुए देखे। वो उसकी अच्छी यादों को बचाना चाहती है। लेकिन केयरगिवर के पर्सपेक्टिव से, जैसा कि क्रिश है, ये एक गहरा धोखा है, एक अबैंडनमेंट है। फिल्म आपको दोनों पक्षों को समझने पर मजबूर करती है और पूछती है आप क्या करते। फेयर इनफ। तो क्रिश अकेला रह जाता है और दर्द में डूबा हुआ वो वाणी की उसी अधूरी कविता को पूरा करता है और उसे एक गाने की शक्ल देता है। गाने का नाम है सैयारा। और यहाँ सैयारा गाना सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता, ये एक प्रार्थना बन जाता है, एक सिग्नल जो वो यूनिवर्स में भेज रहा है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक धुन नहीं है, ये वाणी तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये उम्मीद है कि दुनिया के किसी कोने में वाणी ये गाना सुनेगी और शायद उसे कुछ याद आ जाए। तो शोहरत अब मकसद नहीं है? नहीं, शोहरत अब एक जरिया है अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाने का। और गाना एक ग्लोबल फिनोमेना बन जाता है। जी। क्रिश वर्ल्ड टूर करता है, हर शहर, हर स्टेज पर बस वही एक गाना गाता है। हर कॉन्सर्ट एक पुकार होती है। हाँ, और फिर आज के जमाने का एक मिरेकल होता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। मनाली के एक आश्रम में कोई औरत सैयारा गुनगुना रही है। फिल्म यहाँ टेक्नोलॉजी के पैराडॉक्स को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ सोशल मीडिया का प्रेशर और फेम क्रिश के शुरुआती खालीपन का कारण था, पर दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी उसे वाणी तक वापस पहुंचाने का जरिया बनती है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिल्म ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, वो कहती है कि ये एक टूल है। इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस इरादे से इस्तेमाल करते हैं। शोहरत के लिए या कनेक्शन के लिए? बिल्कुल। क्या बात है, मैं तो इसे बस एक कन्वीनियंट प्लॉट डिवाइस समझ रहा था। तो क्रिश भागकर मनाली पहुंचता है। वाणी उसके सामने है, शांत, मासूम, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं है। और वो क्रिश से पूछती है, क्या मैं आपको जानती हूं? दैट मोमेंट इज जस्ट डेविस्टेटिंग, पर साथ ही बहुत रिस्ट्रेन्ड भी। कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। सही। और यहीं पर फिल्म अपनी सबसे बड़ी और गहरी बात कहती है। क्रिश जबरदस्ती उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश नहीं करता। वो समझ जाता है कि उसे यादें नहीं बल्कि एहसास वापस लाने हैं। एहसास? हाँ, मनोविज्ञान में इसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी फैक्चुअल होती है, नाम, चेहरे, घटनाएं। इम्प्लिसिट मेमोरी इमोशनल होती है, प्यार का एहसास, सुरक्षा की भावना, खुशी। वाणी की एक्सप्लिसिट मेमोरी जा चुकी है, पर क्रिश को यकीन है कि इम्प्लिसिट मेमोरी कहीं न कहीं बची है। दिल दिमाग से पहले याद करता है। फिल्म का ये डायलॉग अब समझ में आया। वो उसके साथ एक अजनबी की तरह वक्त बिताता है, उसे अपनी कविताएं सुनाता है, उसके लिए गाता है, और धीरे धीरे वाणी उसे एक अजनबी के तौर पर फिर से पसंद करने लगती है। हाँ, और ये असल जिंदगी की घटनाओं से भी मेल खाता है। मशहूर सिंगर ग्लेन कैम्बेल की कहानी है, जिन्हें अल्जाइमर्स था। अच्छा। वो अपने आखिरी टूर पर थे। कई बार वो भूल जाते थे कि वो कहाँ हैं या उन्हें कौन सा गाना गाना है, लेकिन
जैसे ही बैंड पहला नोट बजाता था, संगीत उन्हें वापस खींच लाता था और वो पूरा गाना परफेक्ट गाते थे। संगीत हमारी नसों में, हमारी भावनाओं में बसता है, वहां जहां शायद यादें भी नहीं पहुंच पाती। सैयारा इसी न्यूरोलॉजिकल मिरेकल को सिनेमैटिक रूप देती है। वाह, ये कनेक्शन तो कमाल का है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। क्रिश के एक लाइव कॉन्सर्ट में जब वो सैयारा गा रहा होता है, हजारों की भीड़ के बीच बैठी वाणी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। वो मंच की तरफ देखती है और कहती है क्रिश। और प्यार की जीत होती है, लेकिन ये किसी जादू की वजह से नहीं होती। ये क्रिश के सब्र, उसके बिना शर्त प्यार और संगीत की हीलिंग पावर की वजह से होती है। अंत में दोनों की शादी हो जाती है और संगीत, जो एक समय उनकी शोहरत और फिर जुदाई का प्रतीक बन गया था, अब इलाज का, हीलिंग का प्रतीक बन जाता है। पर्दे के पीछे की बात करें तो ये फिल्म कई मायनों में एक बड़ा जुआ थी। दो नए एक्टर्स, एक ऐसी कहानी जो टिपिकल बॉलीवुड मसाला नहीं थी, और मोहित सूरी जो अपनी दुखद अंत वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, एक हैप्पी एंडिंग दे रहे थे। बिल्कुल, और ये जुआ काम कर गया। दर्शकों को ये सुखद अंत बहुत पसंद आया। शायद ये मोहित सूरी के करियर में एक नई मैच्योरिटी का संकेत था। सही। और फिल्म की सफलता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। ये नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में नंबर 1 गैर अंग्रेजी फिल्म बनी। इसने साबित कर दिया कि इमोशंस और म्यूजिक की कोई जबान नहीं होती। और इसका म्यूजिक एल्बम, वो तो एक अलग ही कहानी है। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल, हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता था। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये कहानी के चैप्टर्स थे। तो सैयारा की कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा प्यार यादों का मोहताज नहीं होता। ये हर रोज किया जाने वाला एक चुनाव है, एक वादा है। कृष ने वानी को तब भी चुना जब वानी खुद को भी भूल चुकी थी। सही कहा, ये फिल्म इस विचार को मजबूत करती है कि कला, खासकर संगीत में जख्म भरने की ताकत होती है। ये दिमाग के बंद दरवाजों को खटखटा सकती है और सीधे दिल तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक थेरेपी है, एक एहसास है जो हमें तब भी जोड़ सकता है जब हमारा दिमाग रास्ते भूल जाता है। इस पूरी बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर आपके जीवन में किसी अपने की यादों का एल्बम पूरी तरह से कोरा हो जाए, तो क्या आपका प्यार सिर्फ उन एहसासों के सहारे जिंदा रह पाएगा जो कभी आपके बीच थे? इस पर सोचिएगा जरूर।